हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करती हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही हो और मेरा अगर छोटा सा योगदान आपके किसी काम आ सके, आई बी ग्रेट गॉड। और ये डे 7 पेनेशिया 40 डेज स्ट्रैटेजी का। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ थोड़े ग्रामर और रिलेटेड कराई हूँ। ग्रामर के आज क्वेश्चंस जो हैं देखिएगा। वैसे तो कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मगर जो क्वेश्चंस हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो सभी तरीके के क्वेश्चंस सबको करने चाहिए। और अब मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, अ ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बिल्कुल सही बात है, एंड यू वेरी वेल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस कोट। इफ यू वांट टू मेहनत करिए, और मेहनत करने का मतलब होता है सही दिशा में मेहनत। और सही दिशा में मेहनत करने का एक और भी होता है, आपको दे रहा है कम से कम उसके प्रयासों पर। ठीक है, कि जैसे कि मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को अच्छा कंटेंट, समटाइम्स आई फील जो है ना, अब बात को क्या वो कहूँ। खैर, ये हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, एंड आई होप इसमें अभी यूपी टीजीटी के भी हैं, पीटीजीटी के भी हैं, और के भी हैं, ट्रिपल एसबी में, हरियाणा वाले में भी हैं। और सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन हैं, सबसे पहले सिलेक्शन पहले एलटी में 18 में, जो समय ऑफलाइन था। उसके बाद 2016 वाला पेपर जो हमारा बैच ऑफलाइन था, तब भी हमारे बहुत स्टूडेंट्स सब उसमें। और उसके बाद 2021 वाले में काफ़ी बहुत सिलेक्शन भी हुए। टॉप किया था, यानी सेकंड टॉपर थी आनंद, बॉयज वाली कैटेगरी में। वो हमारी यूट्यूब, मेरी खुद की 9th रैंक यूपी पीजीटी में रैंक थी 14th। आप लोग चाहें तो आप लोगों के पास अगर पुराना वो होते हैं, और ये इसी तरीके से आप लोग भी अपने आप ड्रीम करिए कि आप भी जो रैंक होल्डर है, या फिर आप जो कम से कम एक सीट जो है वो उसमें लेंगे। और मैं अभी आपको ये बता दूं, ये हमारा पीजीटी के लिए प्रैक्टिस बैच है। पीजीटी का जो प्रैक्टिस बैच है, इसमें क्या करवाया जा रहा है, इस प्रैक्टिस बैच में पेपर्स के साथ साथ वन लाइनर्स हैं वो भी प्रोवाइड करे जा रहे हैं, राइटर्स के वन लाइनर्स प्रोवाइड करे। ऑब्वियसली जो प्रैक्टिस बैचेस होते हैं, आप डिटेल स्टडी नहीं करा सकते। अगर डिटेल स्टडी करवाएंगे तो 11,500 और 1100 रुपये में क्या फ़र्क रह जाएगा, मुझे ये बताइए। तो अगर आपको ये कह रहा है कि यार 1100 रुपये में हम डिटेल स्टडी कराते हैं, तो नहीं है। मेरे यहाँ तो प्रैक्टिस बैच में भी, तो ऑलरेडी जिसने पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो बहुत कुछ प्रैक्टिस बैच से ये कहना चाहिए ना, क्रक्स है। लास्ट के जो टाइम होता है उसमें अपने नॉलेज को, जो साल से आप तैयारी करते आ रहे हो, उस तैयारी को टेस्ट करने के लिए ये एक प्रैक्टिस बैच है। इट इज 1100। इसका जो है वो है अब आपका पीडीएफ में। इसके बाद हमारा पाइनियर बैच है। पाइनियर बैच है, इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, और अभी सब 65 के करीब टेस्ट पेपर इसमें हो चुके हैं। और अब इसमें रिवीजन चल रहा है, यानी कि जितने टेस्ट पेपर्स करवा दिए गए हैं उनका रिवीजन चल रहा है। वो कहा जाता है, उनके वीडियो देखो, और फिर उसके बाद जो है मैं एक नया टेस्ट बनाती हूँ, रिवीजन टेस्ट करवा रही हूँ। तो बहुत अपने आप में एक बहुत बढ़िया टेस्ट पेपर है ये भी। और स्टूडेंट्स बिल्कुल एग्जाम की तरह ही इसको दे रहे हैं, यानी कि ओएमआर शीट पर इसको। ये हमारे 1599 का है फिलहाल अभी है, लेकिन अब इसको ये पीडीएफ्स हो रही हैं इसकी भी, तो अब ये भी जो है आज और है ये बैच, ये वाला फिर ये हट जाएगा। ये वाला बैच आज आज और है, उसके बाद ये वाला बैच यहाँ से, यानी कि हार्ड कॉपी मटेरियल वाला बैच हट जाएगा। ये आज है बस के। और चलिए, अब इसी के साथ मैं अब आप लोगों के साथ अपना आज का जो सेशन है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। डैश showed lovers who mocked each other in public. Pericles, Much Ado About Nothing, The Winter's Tale या Cymbeline। तो एक यहाँ पर ये देखिए कि ये आपका
इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है कि कौन से जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें लवर्स दिखाए हैं जो पब्लिकली एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। सॉर्ट ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी है ये, जैसे लव लेबर लॉस्ट की तरह ही। इसमें समाज के एक उच्च वर्ग का जो एक्शंस हैं उनका मजाक उड़ाया गया है। और ये है मच अडो अबाउट नथिंग, यानी कि बिना छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। I do wander everywhere, swifter than the moon where these lines occur in Pericles, A Midsummer Night's Dream, and Juliet या King John. I do wander everywhere, swifter than the moon where. कि अब अगर आप इसको पढ़ें तो पहले अगर हम इसमें भी पढ़ते हैं कि इसमें अगर हम फिगर ऑफ स्पीच देखें तो यह है कि मैं सब तरफ घूमता हूँ, और मैं जो है स्विफ्ट इतनी तेजी से घूमता हूँ कि गति से भी तेज गति से घूमता हूँ। और ये कौन कर सकता है? ये केवल और केवल सुपर नेचुरल एलिमेंट जो कर सकते हैं। और वो सुपर नेचुरल एलिमेंट कौन है और किस में है, ये आप जरा मुझे बताएंगे, आपकी अति कृपा होगी। और मैं इंतजार कर रही हूँ कि आप मुझे बताएं। चलिए मैं ही बता देती हूँ, और इसका आंसर है सुपर नेचुरल है। और ये है आपका प्ले मिडसमर नाइट समर, जो कि 23-24 जून को किया जाता है। और मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है, जिसका जो थीम है सेक्सुअल पॉजेसिवनेस। Deformed, unfinished, sent before my time into breathing world. Stars half made up. These lines occur in Henry VI, रिचर्ड थर्ड, किंग जॉन या हेनरी फिफ्थ। अगर आप देखें डिफॉर्म्ड है तो यहाँ पर जो डिफॉर्म्ड रूलर दिखाया है, और जो इतिहास का सबसे वन ऑफ द विलनस कैरेक्टर्स में से एक है, एंड दैट इज रिचर्ड थर्ड। ये जो लाइंस हैं ये रिचर्ड थर्ड के, जो खुद के बारे में कहता है कि मैं आधा अधूरा, जैसे देख के कुत्ते भी भौंकते हैं, समय से पहले इस दुनिया में आया। तो ये लाइन है रिचर्ड थर्ड की। Dash is about slow erosion of a republic caused at least partly by the selfishness of politicians. रिचर्ड थर्ड, किंग जॉन, जूलियस सीजर या हेनरी फोर्थ फिफ्थ, कोई सा भी। स्लो इरोजन, जिसमें एक रिपब्लिक को उखाड़ के फेंक दिया जाता है पॉलिटिशियंस के सेल्फिशनेस की वजह से। इसमें वो कौन सा प्ले है? और द आंसर इज जूलियस सीजर, जिसमें ब्रूटस जो है वो उसको एक मोहरे की तरह यूज किया जाता है। ब्रूटस जो है वो कैशियस की बातों में आके उसे लगता है कि हाँ सीजर वाकई में जो है वो लोगों के अगेंस्ट जो है वो हो रहा है, वो एक डिक्टेटर हो रहा है। स्लो इरोजन यानी कि उखाड़ के फेंक देना रिपब्लिक। डैश बिकम अ प्रोटोटाइप फॉर द हीरो इन सर्च ऑफ हिज ओन सेल्फ एंड मीनिंग। किंग जॉन, डस, हैमलेट या एंटनी। प्रोटोटाइप का मतलब होता है अपने आप में एक एपिटमी होना, अपने आप में एक एग्जाम्पल होना, एक ऐसा हीरो जो अपने खुद की आइडेंटिटी ढूंढता फिरता है, जिसे यही नहीं पता व्हाई एम आई इन दिस वर्ल्ड, व्हाट एम आई डूइंग, और टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। और ये है दैट इज हैमलेट। और ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आप जानते हैं टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। Oh, it is excellent to have a giant strength, but it is tyrannous to use it like a giant. ये कौन से प्ले का डायलॉग है? ए मेजा फॉर मेजा, बी किंग जॉन, सी जूलियस सीजर या डी ऑथलो। कि अच्छा है अगर किसी के पास जायंट जैसी ताकत हो, मगर उसे जायंट की तरह इस्तेमाल करना ये अपने आप में बर्बरतापूर्ण है। और ये लाइन है किसकी? मेजर फॉर मेजर की, जो कि शेक्सपियर का प्रॉब्लम प्ले भी है और जिसे उन डार्क कॉमेडी भी कहा जाता है। इट्स अ डार्क कॉमेडी एज वेल एज अ प्रॉब्लम। होम कीपिंग यूथ हैव एवर homely wits. This dialogue occurs in Merchant of Venice, The Two Gentlemen of Verona, मेजर फॉर मेजर या द मेरी वाइव्स ऑफ विंसर। ऐसा होता है कभी कभी, क्या होता है कि आपको लाइंस
हम इसलिए करवाते हैं कि अगर इस तरीके की लाइंस आ जाएं, वैसे तो देखो पूरा सारा प्ले जो है वो कोई भी नहीं पढ़ सकता, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लाइंस आप पढ़ के जा रहे हैं तो वो लग जाती हैं। तो ये फ्रेज है, होम कीपिंग यूथ हैव एवर होमली विट्स। इसका मतलब है कि इस लाइन का गया है, होम कीपिंग यूथ हैव एवर होमली विट्स। अगर आप इस फ्रेज को समझें तो इसका मतलब ये है कि दोज हु रिजाइड ओनली in one place, or those who never leave their native town, they remain they are unable to get that knowledge, that worldly knowledge that they can have if they step out. तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि जो लोग अपना घर, अपना शहर, अपना गांव नहीं छोड़ पाते हैं, उनका माइंड जो है वो उतना ही डेवलप होता है जितना वो पर्टिकुलर कुएं के मेंढक रह जाते हैं। ऐसे सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये है। ये किसमें है? होम कीपिंग यूथ हैव एवर होमली विट्स, और ये है आपका टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। दैट इज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। Oh, loss of sight of hair, I most complain blind among enemies. Oh, worse than chained dungeon or beg or decrepit age, from which of Milton's work these lines have been taken on? Blindness, Allegro, Samson Agonistes या Paradise Regained. Oh, loss of sight here. ये लाइन जो है वो जॉन मिल्टन का जो लास्ट वर्क्स है 1671 सैमसन एगनिस्टिस ऑफ पैराडाइज रीगेन, जो कि एक क्लोजेड ड्रामा है जिसमें यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन तीनों को ही ऑब्जर्व किया गया है। ग्रीक ट्रेजेडी की ग्रेविटी को वापस इंग्लिश लिटरेचर में लाना, दैट वाज द फोरमोस्ट एम ऑफ जॉन मिल्टन, एंड द स्टोरी ऑफ सैमसन वाज एकिन टू मिल्टन्स लाइफ। ये दोनों ही जो लाइंस मैंने बोली हैं प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं। ये है यहाँ पर कि वो यहाँ पर सैमसन कह रहा है कि मैं यहाँ पर जो है वो कहता है अंधा हो चुका है, और सबसे गड़बड़ बात कि वो अंधा भी हुआ है तो एनिमीज के बीच, और वो जो है इन डंजियंस, इन अंधेरों में बैठा हुआ है और अपने भाग्य को रो रहा है। फर्स्ट हर्ड बिफोर द शैलो cuckoo's bill portent सक्सेस इन लव, दीज लाइन्स आर द पार्ट ऑफ। तो ये जो लाइन है ये कहाँ से? टू द नाइटिंगेल ऑन हिज ब्लाइंडनेस एट सॉलोमन म्यूजिक या पैराडाइज लॉस्ट। आपको पता है मिल्टन ने जो सॉनेट्स लिखे हैं उनमें से जो पहला सॉनेट है वो है टू द नाइटिंगेल, जो उन्होंने 1630 में लिखा था, और ये लाइन उसी इसमें नेचर की इमेजरी को बताया गया। Whether the muse or love call thee his mate, both them I serve, and of that train am I. From where have these lines been taken? कि म्यूज हो या लव, तुम जिसे भी अपना साथी कहो, मैंने दोनों को ही सर्व किया हुआ। ये मिल्टन ने अपने ये पोयम पब्लिश तो बाद में हुई है, लेकिन ये 1630s में लिखा गया इनका है। ये भी सोनेट ही है, सोनेट नंबर 1, टू द नाइटिंगेल। When did Milton write his sonnet to the Nightingale? इतनी बार मैं बोल चुकी, तो आपको भी याद ही हो गया होगा, that is in 1630. Which of the following statement is incorrect with reference to John Milton? तो थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा मेरे को, मैं बोल देती हूँ। 1671 में Milton issued his last volume of poetry which contained Paradise Regained and Samson Agonistes. Paradise Regained is briefer and poorer than Paradise Lost. Samson Agonistes in form has no unity of time, place and action. Lycidas have the color and music of the best Spenserian verse. तो भैया बाकी सब ठीक हैं, एक ही चीज गलत है, और वो गलत है क्या? सी, सैमसन एगनिस्टिस में यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन पूरी तरीके से, बस उसकी बिगनिंग है, उसका एंड है, उसका मिडल नहीं है। Who remarked about his father as given below? My father destined me from infancy the study of polite literature, which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight. अगर आपको याद हो, ये भी मैंने कहीं पे बताया हुआ है कि ये मिल्टन ने अपने कौन से वर्क में कोट किया है कि मैं फादर जो है मैंने बचपन से ही आधी रात से पहले कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी, एंड दैट इज जॉन मिल्टन। द आंसर इज जॉन मिल्टन।
Who says in Milton there is an appearance of effort in Shakespeare, scarcely any, Spencer, Coleridge, W.J. Long या आर्नल्ड? इन चारों में से ये कोई भी नहीं है। इसका आंसर है विलियम हैजलिट। इसका आंसर विलियम हैजलिट है। ये उन्होंने ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन जो उनके एसेज हैं उसमें ये चीज कहा है कि इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयर। ऐसा लगता है कि मिल्टन जब कोई काम कर रहे हैं तो बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, जबकि शेक्सपियर के में बिल्कुल भी मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल अब आराम से चीजें कर रहे हैं। तो ये विलियम हैजलिट ने अपने एसेज ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन में कहा है। मिल्टन्स ऑफ एजुकेशन वॉज एड्रेस्ड टू। मिल्टन ने एक पैम्फलेट लिखा है ऑफ एजुकेशन, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एजुकेशन यानी कि स्कूल एजुकेशन में चेंज किए जाने की आवश्यकता है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी लैटिन और एनी फॉरेन लैंग्वेज, और इंग्लिश होनी चाहिए वो कमज़ोर वर्ग के या गरीब लोगों के बच्चों के लिए होनी। तो ये जो चेंज के लिए कहा है वो उन्होंने हार्टलिब के लिए ये एड्रेस करा था उन्होंने हार्टलिब को। चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के ग्रामर से संबंधित है। पहले क्वेश्चन को देखिएगा। आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑल्दो इट वाज रेनिंग हेविली दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। देखिए दे डिसाइडेड, इट वाज रेनिंग, ऑल्दो इट वाज रेनिंग हेविली। तो यहाँ पर आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये है ऑल्दो इट वाज रेनिंग हेविली, कि दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन एंड कंट्रास्ट है। ये है आपका द आंसर इज सी। अगर आपका भी यही आंसर है तो बहुत अच्छी बात है, इतना तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। Which of the following sentences uses subjunctive, और इसमें मैं बताती हूँ present subjunctive mood correctly. If I was the principal, I would change the rules. I suggest that he goes to the library. It is essential that she be present at the meeting. They demanded that the door was opened immediately. तो सबसे पहले प्रेजेंट सब्जंक्टिव का मतलब होता है कि जब कभी भी आपका इट इज इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल, इट इज नेसेसरी आए तो उसके बाद आप दैट क्लॉज लगाते हैं, और दैट के बाद सब्जेक्ट कुछ भी हो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए ये वाला सेंटेंस ए वाला गलत है, क्योंकि वैसे भी ये पास्ट सब्जेक्टिव, अगर यहाँ पे उन्होंने वैसे भी सब्जेक्टिव कहा है तो इफ आई वर होता तो ये सही होता। आई सजेस्ट है ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव तब होता जब यहाँ ही में गोज की जगह गो आता। इट इज एसेंशियल दैट शी बी, अब यहाँ पर ये शी बी आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ इज नहीं आएगा, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और अगर वर्ब नहीं दिया होता तो हम बी लगाते हैं। द आंसर इज सी। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। द स्टूडेंट्स आर पेंटिंग द वॉल्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। The walls are being painted by the students। तो इसका आंसर है आपका ए। साधारण सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। The walls are being painted by the students। के बाद नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, जिसे मिसप्लेस्ड मॉडिफायर या डेंगलिंग पार्टिसिपल भी कहा जाता है। डेंगलिंग पार्टिसिपल का मतलब होता है एवरी पार्टिसिपल हैज अ सब्जेक्ट। अगर पार्टिसिपल का सब्जेक्ट उसके साथ मैच नहीं करता, हर पार्टिसिपल का सब्जेक्ट जो होता है वो यहाँ लगा के चेक करते हैं। जैसे मैं आपको चेक करने का तरीका बता, कवर्ड इन मड, ये पार्टिसिपल है आपका, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल है। आपने यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है उठाकर यहाँ लगाओ। द चाइल्ड कवर्ड इन मड रैन इनसाइड, सही है। ये सब्जेक्ट इसको इसी का सब्जेक्ट है, तो ये डेंगलिंग पार्टिसिपल नहीं है। ही बॉट अ कार शाइनी एंड न्यू, यहाँ पर पार्टिसिपल है ही नहीं। और ही हैविंग फिनिश डिनर द डिशेज वर वॉश्ड। अब एक काम करना, द डिशेज जो है ना वो यहाँ लगा के देखो, तो अब बताना जरा ये सेंटेंस क्या बना। द डिशेज हैविंग फिनिश डिनर, कि बर्तनों ने खाना खा लिया उसके बाद वो जाके खुद धुल गए, तो ये डेंगलिंग पार्टिसिपल है। यहाँ पर है या जैसे हैविंग फिनिश डिनर ही वॉश द डिशेज, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे ये लगाते ही वॉश द डिशेज, तो यहाँ पर तब ये डेंगलिंग पार्टिसिपल नहीं रहता, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आकर बैलेंस हो जाता। ही हैविंग फिनिश डिनर वॉश द डिशेज, तो ये सही हो जाता।
लेकिन यहाँ पर डेंगलिंग पार्टिसिपल इसलिए है क्योंकि बर्तन खाना नहीं खाते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर है सी। Which of the following sentence says demonstrate correct subject verb agreement? आप देखिए, neither the students nor the teacher were present. Each of the participants have a unique perspective. The committee have reached a consensus. Measles is a contagious disease. तो सबसे पहले हम एक एक करके अगर इसको देखें, तो यहाँ पर अगर आप ये देखिए, नीदर द स्टूडेंट्स, नीदर नॉर ईदर और बोथ एंड के बाद जो भी जो नाउन है या प्रनाउन है जो नॉर और या बट के बाद आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर ये सिंगुलर है तो इसीलिए यहाँ वॉज आना चाहिए, तो ये गलत है। ये ईच के बाद नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है तो हैज लगेगा। अगर कमिटी कलेक्टिव नाउन आपका जो है वो यूनानिमस है यानी कि सिंगुलर है ना, तो आपका जो है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। अब यहाँ देखिए, मीजल्स जो है एक बीमारी का नाम है, यूज भले ही जो है वो प्लूरल सेंस में होता है लेकिन उसको जो है अब उसको सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। मीजल्स इज अ कंटेजियस डिजीज। Select the correct form of the verb to complete the sentence. तो क्वेश्चन को देखिए, if she dash harder she might have passed the exam. ये might have से पता चल रहा है कि पास्ट में कोई काम हो सकता था मगर हुआ नहीं। पास्ट में कोई काम हो सकता था, मगर हुआ नहीं। ये होता है आपका दैट इज थर्ड कंडीशनल या परफेक्ट कंडीशनल होता है, जिसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर वुड हैव, माइट हैव, कुड हैव वगैरह लगाते हैं। तो यहाँ पर है इफ शी हैड स्टडीड हार्डर। अगर ये होता है, अगर प्रेजेंट की कोई अधूरी इच्छा या प्रेजेंट की कोई विश बताते हैं, कोई विश बताते हैं, तो हम पास्ट सब्जेक्टिव यूज करते हैं यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस वुड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ग्रामेटिकल एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही डोंट लाइक स्पाइसी फूड, misplaced modifier, incorrect verb, subject verb agreement error और pronoun disagreement। बताइए क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर तो वैसे तो ये दोनों ही है भैया, देखो इनकरेक्ट वर्ब भी यहाँ पे इनकरेक्ट ही लगा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब में भी है, तो आप बताइए इसमें क्या होना चाहिए। यस, जस्ट गिव मी हाँ जी। देखिए वैसे मैंने अभी बताया ना आपको, इनकरेक्ट वर्ब भी है भाई, वर्ब यहाँ पर जो है वो गलत लगा हुआ है और यहाँ पर जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी है, तो ये तो दोनों ही सही है। तो यहाँ पर वह वर्ब टेंस भाई देखिए वर्ब फॉर्म सही नहीं लगी हुई है ना, कि ही के साथ डजंट आना चाहिए और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ब इन्होंने यहाँ पर टेंस का कहते हैं वर्ब फॉर्म जो है टेंस यानी कि टाइम, तो टाइम के हिसाब से हम मान सकते हैं कि भाई टेंस जो होता है मतलब जो वर्ब टेंस जो होता है, अगर आप बोलते हैं वर्ब्स, तो अगर आप बोलते हैं टाइम एंड टेंस बोला जाता है, तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब और वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये भले ही ये प्रेजेंट में दिया गया है लेकिन ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे वर्ब की भी एरर है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो है भी, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, तो ही डजंट लाइक स्पाइसी फूड, तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर आप मान सकते हैं। Which of the following sentences uses a gerund phrase as the subject? तो gerund phrase का मतलब होता है कि एक gerund आ रहा है और gerund के साथ कोई और उसका ऑब्जेक्ट है। She enjoys read novels. She enjoys, वैसे यहाँ reading आना चाहिए था तो ये यहाँ नहीं है और सब्जेक्ट के तौर पे नहीं। Reading novels is her favorite pastime. He went to the library for reading novels. The book she is reading is a thriller. तो आप यहाँ देखिए ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग व्हाट नॉवेल्स, तो ये आपका जेरेंट फ्रेज है, ये हुआ आंसर इसका बी। चूज द करेक्ट कंजंक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है
ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट डैश ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। तो ये आपके जो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। तो शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, इस तरीके के सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। और ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। विच, इसको सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस अ रिलेटिव प्रोनाउन करेक्टली? The man whose car was stolen reported it to the police. The book which I borrowed is very interesting. This is the house where I was born. The reason why he was late is unknown. अब आपको लग रहा होगा यार 3 कुप्पे तो यहाँ पर जो है वो ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊं, द मैन हुज कार, तो ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पर हुज आना चाहिए था, मैन हुज कार, तो ये तो गलत है। द बुक विच आई, ये रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है वो कंजंक्शंस नहीं होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से मिलकर एडजेक्टिव क्लॉज बनती है। तो ये बुक के बारे में बता रहा है और ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये दोनों क्या है? दिस इज द हाउस, ये वेयर जो है ये आपका रिलेटिव एडवर्ब है। द रीजन वाई, ये भी आपका रिलेटिव एडवर्ब है। तो भैया इनसे बनी हुई क्लॉज कौन सी हुई? ये क्लॉज जो है ये एडवर्ब क्लॉज नहीं है, ये क्लॉज है एडजेक्टिव। आप रिलेटिव प्रोनाउन लो या रिलेटिव एडवर्ब लो, आपकी जो क्लॉज बनेगी वो एडजेक्टिव क्लॉज होगी। और कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव है? क्योंकि ये अपने से ठीक पहले आने वाले नाउन के बारे में बता रहे हैं। अपने से, अगर चाहे रिलेटिव एडवर्ब अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे में बताए या रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे में बताए, उनसे बनने वाली क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज होती है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन ये है, ये दोनों रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। द आंसर इज बी। She is good dash playing the piano. At, in, on, for. She is good. अब जब भी कभी गुड लगाते हैं या बैड लगाते हैं तो उनके साथ जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो यूज होता है एट। शी इज गुड एट प्लेइंग द पियानो। Identify the sentence that uses a participle phrase as an adjective. The singer who was very talented received a standing ovation. Walking down the street, अगर आप यहां पर देखें, the singer who was very talented received, अब मैं आपको एक एक करके चीजें बताती हूँ। इस तरीके से मैं ये बता देती हूँ कि भैया ग्रामर भी पढ़नी बहुत जरूरी है और ग्रामर भी जरूरी है। मैं लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर पे भी जोर देने को कहती हूँ और पढ़ा भी ठीक ठाक लेती हूँ। हालांकि इस बात को सुन के बहुतों के मिर्ची लग जाती है, पट्ट से मिर्ची लगती है, भलना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप ठीक ठाक पढ़ाई लेती हूँ, पढ़ाने के बाद अब जिनको कुछ समझना ही नहीं है, जिन्हें ये सोचना है कि यार हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, तू कितनी कोशिश कर ले, उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकती, पर ठीक ठाक पढ़ा लेती हूँ। द सिंगर हु वॉज वेरी टैलेंटेड, अगर आप यहाँ पर ये देखें तो ये ना नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, ठीक है। एक जिसे कहते हैं, एक होते हैं रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज, एक होते हैं नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज। तो नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज जो होते हैं वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये द सिंगर हु, ये एक तो क्लॉज है, द सिंगर हु वॉज वेरी टैलेंटेड रिसीव, तो ये प्रिंसिपल है, ये सबऑर्डिनेट है। लेकिन यहाँ पर ये जो है एक नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, एक डिफाइनिंग क्लॉज होती है, एक नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। डिफाइनिंग क्लॉज या रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज या नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज होती है, यानी कि उसे आप हटा भी सकते हैं, कॉमा से वो अलग होती है। तो यहाँ पर ये पार्टिसिपल फ्रेज नहीं है। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट शी सॉ एन ओल्ड फ्रेंड, पार्टिसिपल फ्रेज जिसे में एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट यहाँ पर ये चीज पार्टिसिपल फ्रेज ही है मगर एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हो रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। तो ना तो ये है इसका आंसर, ना ये है। द ब्रोकन विंडो नीडेड इमीडिएट रिपेयर, तीसरा ये है। और फोर्थ है ही एंजॉयज स्विमिंग इन द ओशन। तो बचे अब दो, ये भी समझा देती हूँ। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, सॉरी द ब्रोकन विंडो, ये आपका वर्ब है, विंडो एक नाउन है और ब्रोकन जो है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है। अब यहां जो ये ब्रोकन है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है वर्ब के साथ साथ, जिसे भाई जो पार्टिसिपल जिसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। हेयर इट इज वर्किंग एज अ वर्ब मगर हेयर इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। तो यहां पर यही क्वेश्चन पूछा गया था एंड द आंसर इज सी। ये भी बता देती हूँ, he enjoys swimming, ये जेरेंड है, he enjoys what, so that is a gerund।
इसी तरीके के क्वेश्चंस जो आपके टीचिंग बेस्ड एग्जाम, टीचिंग से संबंधित एग्जाम्स होते हैं, उनमें इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, क्या जेरेंड है, क्या पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल, ये भी तो पार्टिसिपल है, तो ये क्यों नहीं हुआ? तो मैंने आपको बताया कि जो पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्बल एडजेक्टिव। तो अगर आप बोलते हैं फॉलिंग लीव्स, तो लीव्स की क्वालिटी बताई जा रही है, तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर द लीव्स आर फॉलिंग बोल रहे हैं, तो वही चीज जो है, या इस तरीके से बोलते हैं कि सीइंग द लायन द बॉय रैन अवे, तो सीइंग जो द लायन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इट इज वर्किंग एज अ वर्ब। Which of the following sentences demonstrate correct use of articles? देखिए, the sun rises in east, an apple a day keeps the doctor away, he is an honest man, she is the university। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। The sun rises in the east, भाई डायरेक्शंस के पहले द लगता है। An apple a day keeps the doctor away, but if the doctor is cute, forget the fruit। ये आगे की लाइन थी। खैर, इसका यही आंसर है, he is an honest man, she is a university student। ये बाकी के हो। Choose the correct form of the adjective to complete the sentence, this is the dash book I have ever read। तो यहां पर एक देखिएगा कि जब भी कभी that आए, that प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आए, तो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री लगती है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, और ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे दिस इज द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन। तो आप याद रखिएगा कि अगर क्लॉज में दिस इज द बेस्ट बुक और दैट आना चाहिए, रिलेटिव जो है वो बनता है, रिलेटिव प्रोनाउन उसके हिसाब से बात करें, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज है ना, तो आपको दैट लगाना है, यहाँ ओमिट किया हुआ है। मोस्ट and identify the type of adverbial clause in the following sentence। Identify the type of adverbial clause in the following। He will succeed if he works hard, ये है आपका he will succeed, ये आपका रिजल्ट है। कब? when। if he works hard, if he works hard ये कंडीशन है, ये टाइम नहीं है। अगर वह मेहनत करेगा तो सक्सेसफुल होगा। तो भले ही जवाब वेन का ही दे रहा है, लेकिन वो कंडीशन बताई जा रही है। तो दैट इज एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन, दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस अ कोरिलेटिव कंजंक्शन करेक्टली? नीदर ही लाइक्स टी एंड कॉफी, he likes both tea or coffee, not only is he intelligent but also hardworking, whether he'll come or not is uncertain। तो आप यहाँ पर ये देखिए, not only is he intelligent but also, not only के साथ but also लगता है, और यदि not only सेंटेंस के शुरू में आता है तो इन्वर्जन यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब पहले आता है। Select the sentence with the correct pronoun reference। The company laid off several employees because it was facing financial difficulties। The company laid off several because they were, the company laid off several because the company was facing, the company laid off several because of financial। तो भैया इसका सही जवाब ए है, क्योंकि कंपनी के लिए जो प्रोनाउन यूज करा गया है वो इट यूज करा गया है, तो ये को छोड़िए, यहाँ आएगा ए। ठीक है जी। Identify the grammatical function of the underlined word in the sentence। Running is a good exercise। तो ये है आपका वर्ब। वर्ब के जस्ट पहले जो आते हैं वो आते हैं नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड या पार्टिसिपल फ्रेज आ सकता है जी along with noun। तो आपका क्या है? दैट इज जेरेंड। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, जेरेंड है ये। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ये वाला रहने देते हो, यही लास्ट क्वेश्चन है, वो थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ है, उसे रहने देते हैं। और ये थे आज के क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलती हूँ कल, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कल फिर आ जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।